हेलो एवरीवन, इट्स शिवम गेवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं वन शॉट रिप्रोडक्शन चैप्टर का वन शॉट। इसको धड़ाधड़ एक बारी में आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। फटाक से 1 घंटे में निपटा देंगे। सिर्फ सुनते जाओ बस ध्यान से। अब चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म कोई भी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रो माइक्रो मतलब बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी। ये रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे रिप्रोडक्शन का मतलब बेसिक मतलब क्या होता है? एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, एक नए प्राणी को लेके आना, इस अर्थ पे लेके आना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अब ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक प्राणी इस अर्थ पे दूसरा प्राणी कैसे लेके आता है, ये हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हमें पता है कि भैया जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, खाने को पचा रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये सब जो चल रहा है, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, इस सब के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। हर एक प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमें पता है हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। सेल के अंदर एक पावर हाउस कुछ चीज होती है, कुछ पता है? माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए एनर्जी बनाता है। अब बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं? दुनिया भर के सेल हैं। हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और हर एक माइटोकॉन्ड्रिया दुनिया भर की एनर्जी बना रहा है। तो हमारी बॉडी में कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो जब इतनी ज्यादा एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी हमारी इतनी एनर्जी बना रही है, तो वो एनर्जी यूज भी तो हो रही होगी। तो वो एनर्जी किन किन प्रोसेस में यूज होती है? खाने में, डाइजेस्ट करने में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, इन सारे प्रोसेसेस को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसे भी एनर्जी की जरूरत होती है। वो भी एनर्जी को लेता है, ठीक है। अब भाई रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? पहली बात, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, अर्थ पे पॉपुलेशन को मेंटेन करना है। बेसिक रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म था, उससे दो बने, दो थे, दो से चार बने, इस तरीके से। एक से दो बनना, दो से चार बनना, ऐसे इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि नए ऑर्गेनिज्म को लेके आना इस अर्थ पे, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है सबसे पहले तो ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन, माइक्रो पॉपुलेशन, प्लांट वगैरह, ये सब, इन सब की पॉपुलेशन बनी रही अर्थ के ऊपर। और दूसरा, एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करने के लिए, एक नया ऑर्गेनिज्म अर्थ पे लेके आने के लिए। सिंपल सी बात है, अर्थ पे स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अर्थ पे पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई भी स्पीशीज इस अर्थ से, कोई भी प्राणी इस अर्थ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म ना हो, इस चीज के लिए। अब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जैसे हम है वैसे, जैसे हमारे माता पिता वैसे सेम टू सेम हम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, हमारे अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है, हमने पढ़ा है हमारा सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर ना डीएनए अंकल होते हैं। तो डीएनए अंकल क्या होते हैं? सभी का डीएनए जो होता है वो अलग होता है। हम हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो, हम सबका डीएनए क्या होता है? अलग होता है। सभी का जो डीएनए है वो सिर्फ 99% सेम होता है, बट 1% डिफरेंट होता है। इस 1% डिफरेंट की वजह से ही हम सबकी शक्लें बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। एक एक्सेप्शन होता है इसमें, जो होता है हमारा अमीबा। अमीबा क्या होता है? जैसा वो होता है ऐसे ही अमीबा के बच्चे होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसा अमीबा है वैसे उसके बच्चे होते हैं, सेम टू सेम, एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल डुप्लीकेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक। अब क्या है, अब डीएनए, लेकिन डीएनए समझ में आया, हम सबके अंदर डीएनए होता है, सबका डीएनए 1% अलग होता है, 99% सेम होता है। 1% अलग होने की वजह से हम सबकी शक्लें क्या होती है? अलग अलग होती हैं, ठीक। सब देखो, हमारा क्या है, हमें पता है हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक। इतना समझ आया तुम्हें? चलो, अब आगे, आगे क्या होता है, अब जो डीएनए होता है वो, सॉरी, इसमें क्या था आगे, इतना समझ आया? हम्म। अब देखो, हमारा जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है? हमारा डीएनए हमारा सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। डीएनए हमारा क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और वो प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उन सब के लिए, ठीक। अब तुम एक सिंपल सी बात सोचो, ये डीएनए है,
ये शायद मैंने तो बताया, ये डीएनए है हमारा। अब हमारा जो डीएनए है, एक डीएनए से दो डीएनए, दो से चार डीएनए, चार से आठ डीएनए, इस तरह से डीएनए बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? जब डीएनए का बनने का प्रोसेस होता है तो डीएनए में क्या है, हमारे सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए दो डंडों से मिलकर बनता है। ये दोनों को दोनों डंडे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों डंडे जब अलग हो जाएंगे तो इस डंडे के साथ एक और डंडा आके जुड़ जाता है, एक ये बन गया, और इस वाले के साथ एक और आके जुड़ जाएगा तो एक ये बन गया। ठीक है, तो एक डीएनए से दो बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से बनता है, डीएनए का प्रोसेस होता है। ये तुम यहाँ पे देखो, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की अगर मैं बात करूँ, वेरिएशन का सिंपल सा मतलब होता है बदलाव, चेंज। चेंज की हमें जरूरत क्या होती है, चेंज की जरूरत हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले तो चेंज की जरूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल इन द सेंस मतलब कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे क्या था, जो जो लोग जिन जिन की बॉडी इतनी वो नहीं थी, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत लोगों की डेथ हुई, लेकिन बहुत लोग बच भी गए। अब वो जो लोग बचे हैं वो क्यों बचे हैं, वो कैसे जिंदा रह पाए? क्योंकि उनकी बॉडी जो है उस तरीके से बनी है, या उनकी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस हैं कि जिस पे उस वायरस का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक थी या जिनकी बॉडी उस चीज को नहीं झेल पाई, वो लोग क्या हुए, मर गए। तो ये किसकी वजह से है, ये वेरिएशन होता है, ये बदलाव होता है। हर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं अलग होता है। किसी को एक बीमारी हो सकती है लेकिन क्या पता वो दूसरे को ना हो। ठीक, ये एक बीमारी में 80% लोग मर गए लेकिन 20% लोग बच गए। ये किसकी वजह से बच गए, क्योंकि उनके डीएनए में कुछ ना कुछ अलग था, इसलिए वो लोग बच गए। तो वेरिएशन की जरूरत, इस बदलाव की जरूरत इसलिए होती है ताकि हमारे अर्थ पे लाइफ जो है बनी रहे। क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी एक बीमारी आएगी, सबके सब धाराशायी हो जाएंगे, सबके सब वहीं टपक जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी कोरोना आया था, लेकिन बची है ना पॉपुलेशन, क्यों बची है, क्योंकि उनकी बॉडी उस चेंज को झेल पाई है, उनकी बॉडी, उनका जो डीएनए है वो उस चीज को झेल पाया है। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक प्राणी है, उसी से सब हो जाएगा। सेक्सुअल क्या होगा, जिसमें दो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल, एसेक्सुअल का एग्जाम्पल होता है अमीबा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्दर टाइप्स आते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होता है, इसे हम अगर हम पढ़े गहराई से, ये सब देखो, ये इसके एग्जाम्पल है। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, रीजनरेशन प्लेनेरियम में, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगारम, ये सारे एग्जाम्पल तुम्हें याद होने चाहिए। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन का सिंपल सा मतलब समझो। हमें क्या पता है कि अमीबा जो है एसेक्सुअल प्राणी है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ, ऐसे ही खुद ब खुद ही बनते रहते हैं, एक दूसरे से ये बनते रहते हैं। इसमें एक सिंगल पेरेंट चाहिए होता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये हमारा अमीबा होता है। ये अमीबा, सबसे पहले इस अमीबा का न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है, मतलब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का जो तुम्हें दिख रहा है इसमें डायग्राम में, ब्लू ब्लू कलर का क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, एक साइटोप्लाज्म से दो साइटोप्लाज्म बनेंगे। जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो एक अमीबा के दो बच्चे बन जाएंगे। सिंपल सी बात होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या डिवाइड करता है, डीएनए डिवाइड करता है, डीएनए मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है। उसके बाद जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल डिवाइड करता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और फाइनली जाके एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, जहाँ पे एक ही प्राणी से दो प्राणी बन रहे हैं, और वो दो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, किसकी तरह, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। यहाँ देखो, ये तीनों के तीनों सेम है, एक जैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है तीनों के तीनों। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी फ्यूजन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और वो दोनों के दोनों दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। अब जब तुम कहोगे इससे ये बना, तो ये कहाँ गया, ये तो खत्म हो गया ना। ये तो गया, क्योंकि इसी से तो ये दो बने हैं ना, ये तो खत्म हो गए, ये तो खुद इसी से तो बिल्कुल एग्जैक्ट बने हैं। ये बटा है, इसके दो हिस्से हुए हैं, तभी तो ये दो बने हैं ना, तो ये खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब इसका कोई रोल नहीं, ये गया। अब ये दो है, इससे आगे दो बनेंगे, फिर इससे आगे दो बनेंगे, तो दो से कितने बन गए, चार, ऐसे चार से आठ बनेंगे, आठ से 16 बनेंगे, इस तरह से ये होता है हमारा बाइनरी फिजन। फिर होते हैं ये लेस्मेनिया। लेस्मेनिया भी बाइनरी फिजन इसी तरह से दिखाते हैं, ठीक है। एक थे ऐसे, इसका भी सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, डीएनए डिवाइड होगा, फिर वैक्यूल डिवाइड हो, मतलब पहले साइट वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर वैक्यूल डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और ये दो बन जाएंगे। इस तरह से इसके अंदर होता है।
ठीक। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हमारा स्पाइरो वगैरह होता है। फ्रेगमेंटेशन में जो नया प्राणी बनता है, नया प्राणी जो जैसे मान ये हमारा स्पाइरो वगैरह है, स्पाइरो वगैरह को अगर हमने ऐसे 3 टुकड़े कर दिए तो ये जो एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा आगे ग्रो हो जाएगा फर्दर। ये जो दूसरा टुकड़ा था इससे ये वाला बन गया, तीसरा जो फ्रेगमेंट था इससे ये वाला पार्ट बन गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा दोनों ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा ग्रो हो गए। ये होता है फ्रेगमेंटेशन। तीसरा रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म को काट दिया तो उसके एक पार्ट से, जैसे अगर मैं इसको काट दूं तो इसके सर से इसका पूरी बॉडी बन जाएगी, इसके जो भी मिडल पार्ट है इससे भी पूरी बॉडी बन जाएगी, इसकी पूंछ को काट दो तो पूंछ से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसे बोलते हैं रीजनरेशन, मतलब दोबारा से ऑर्गेनिज्म का बन जाना। कोई भी एक पार्ट से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फ्रेगमेंटेशन में पूरा कंप्लीट ये जो हमारा बना है, हमने ये इतना पार्ट काटा है, इससे ये पूरा कंप्लीट नहीं बना, ये थोड़ा सा ग्रो हो गया बस, थोड़ा ग्रो हो गया, सिंपल। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा नहीं बना, ये बिल्कुल इसके सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, ये और ये कंप्लीट डिफरेंट है फ्रेगमेंटेशन में। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का तुम सर ले लो, सर से पूरी बॉडी बन जाएगी, पूंछ ले लो, पूंछ से पूरी बॉडी बन जाएगी, कुछ भी पार्ट ले लो उससे पूरी बॉडी बन जाएगी। इसे बोलते हैं रीजनरेशन, जो प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। फिर होती है बडिंग। बडिंग होती है ईस्ट के अंदर। ईस्ट में क्या होता है, बड, एक कली जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ईस्ट की बॉडी है, ईस्ट की जो बॉडी होती है वो इस तरह से थोड़ी सी बड़ बना लेती है अपने ऊपर। इस बड़ के ऊपर और बड़ बन जाएंगी, इसके ऊपर और, इसके ऊपर और, ऐसी ऐसे सेल्स बन जाते हैं और फिर ये सारी की सारी बड़ ऐसे टूट के गिर जाएंगे और इससे नया ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऐसे होते हैं ईस्ट के अंदर। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिसमें हम प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, पौधे का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट से एक नया प्लांट बनाया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में हम क्या होता है, रोज, कभी गुलाब को देखा है कैसे उगाते हैं, गुलाब के कोई बीज बीज नहीं डालते हम मिट्टी के अंदर, हम क्या करते हैं, गुलाब की पौध को लेते हैं, कली को लेते हैं, छोटी सी छोटा सा फूल टाइप की, वो फूल की डंडी तोड़ लेंगे, उसे मिट्टी में लगा देंगे, उससे पूरा का पूरा नया का नया रोज खिल जाएगा। ऐसे ही जैस्मीन होता है। ठीक है। अब गन्ने को पता है कैसे कैसे उगता है, गन्ना कभी देखा है, गन्ने के बीच बीच ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, सर्दियों में, सर्दियों की सीजन में क्या करते हैं, गन्ना जो होता है, हमारा जो गन्ना उगा है उसमें से कुछ पोर्शन को हम बचा के रख लेते हैं, रख लिया कुछ पोर्शन, बाकी सारे गन्ने का हमें जो करना है वो कर लिया। अब जो पोर्शन बचा हुआ गन्ना हमने बचाया है, उस गन्ने को हम, ये बड़े बड़े गन्ने के टुकड़े हैं, ठीक है, हमारे बड़े बड़े गन्ने के टुकड़े, इन्हें ऐसे छोटे 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 टुकड़ों में ऐसे काट देते हैं। बहुत सारा गन्ना है, ऐसे ऐसे काट के, तो हमारे पास क्या है, अब इतने इतने टुकड़े गन्ने के बच गए हैं। हम क्या करते हैं, ये हमारा खेत है, जैसे देख लो यहाँ पे, देखो तुम, ये हमारा खेत होता है, यहाँ पे खेत है, खेत में इस तरह ये हमने पोर्शन बना दी, मिट्टी में बना दी पोर्शन, और यहाँ पे ऐसे गन्ने, ये छोटे छोटे गन्ने जो हमने काटे हैं ना, वो डाल देंगे। वो डालने के बाद क्या करेंगे, मशीन निकाल देंगे खेत में, वो एक बारी मशीन, ट्रैक्टर निकाल दे खेत में, ट्रैक्टर निकालने के बाद ये जो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े हैं मिट्टी में ढक जाएंगे। जैसे ये मिट्टी में ढक जाएंगे, इनमें पानी वानी दे दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे गन्ने के पेड़ अपने आप उगते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो गन्ने को इस तरह से उगाया जाता है। इसी तरह से गुलाब को उगाया जाता है, रोज को, रोज की कली ली, मिट्टी में लगा दी, पानी दे दिया, ठीक है, कुछ दिनों में उससे मतलब पौधा बन जाता है। इसी तरह गन्ना लेते हैं, गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े में, जो असली वो इतनी बड़ी डंडी होती है ना गन्ने की, उसकी बात कर रही हूँ मैं, वो डंडी लेंगे, उसे छोटे छोटे हिस्सों में, उस एक डंडे से क्या बोलते हैं, डंडी से हम 5-6 हिस्से कर लेंगे और उसे ऐसे मिट्टी में डालना शुरू कर देते हैं। और बाद में मिट्टी से ढक दिया उस सबको, ढकने के बाद पानी वानी दे दिया, और कुछ दिनों के बाद अपने आप ही तुम्हें गन्ने के पौधे निकलते हुए दिखाई देंगे, उस एक स्टेम से, वो स्टेम है गन्ने की, उसी से पूरा पौधा निकल रहा है। ठीक है, ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक कुछ क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, कई बार ऐसा होता है, कुछ प्लांट होते हैं कि जैसे मान लो ये है, जैस्मिन है, तो ये जैस्मिन है, इस तरह से हमारा जैस्मिन खड़ा है, तो जैस्मिन जी जो हमारे खड़े हैं ना, जैस्मिन बड़ा हुआ, ऐसे बड़ा हुआ, जैस्मिन क्या हुआ, मिट्टी के नीचे ऐसे चला गया इसका कुछ पोर्शन, जैसे इसका कुछ पोर्शन मिट्टी के नीचे जाएगा तो इस एक पेड़ से दूसरे पेड़ उगना शुरू हो गया, ऐसे एक ही होता है। समझ आया, ये जैस्मिन के अंदर हमें देखने को मिलता है। किस तरह से हुआ, समझ आया, ये पूरा का पूरा जैस्मिन का हमारा पेड़ था, ये पेड़ मिट्टी के अंदर गया, दब गया, दबने के बाद यहाँ इसी से एक नया वो निकल गया, इसका कुछ पार्ट मिट्टी के अंदर गया और इसी पार्ट से हमारा नया का नया क्या, एक नया जैस्मिन का पेड़ उग के खड़ा हो गया। एक तरीका ये होता है। तो अलग अलग मेथड होते हैं, ग्राफ्टिंग वगैरह इसके अंदर आता है। ठीक है,
ग्राफ्टिंग, ये देखो ग्राफ्टिंग किसमें देखने को मिलती है हमें, गन्ने के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े काट के खेत में बो देना, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये हमारा ग्राफ्टिंग होता है। और उसके अंदर जैस्मिन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये वाला प्रोसेस देखने को मिलता है कि जैस्मिन का पेड़ लगा है मिट्टी में, पौधा लगा है, पौधा ऐसे थोड़ा सा झुक के मिट्टी के अंदर चला जाएगा वापस, और वो मिट्टी के में जैसे ही टच हुआ वैसे ही वहां से दूसरा पौधा निकल जाएगा। फिर हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली फंगस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, फंगस जी क्या करते हैं, फंगस जी ऐसे, फंगस जी क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पोर बनाते हैं अपने अंदर, छोटे छोटे, और अपने आप को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ढक लेंगे पूरा टाइट, एक इतनी मोटी परत बना लेंगे अपने चारों तरफ, ठीक है, ताकि वो जो स्पोर्स हैं, छोटे छोटे दाने हैं, वो बाहर ना निकले। बहुत बहुत टाइट परत होती है ये। लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव आता है या ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती हैं जो फंगस को पसंद नहीं है, जो फंगस के लिए अच्छी नहीं है, फंगस को बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो सारी जब कंडीशन आ जाती हैं, तो ये जो फंगस की परत है ये अपने आप टूट जाती है, और जैसे ये टूटेगी सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, और हवा में उड़ने के बाद अलग अलग जगह फैल जाएंगे, और वहां पे नए नए पौधे, नए नए को सब ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ये होता है, देखो ये रहा। समझ में आया? ये फंगस, ये एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये जो इसमें दिख रहे हैं तुम्हें, ये बाहर निकलते हुए, ये जो दिख रहे हैं बाहर निकलते हुए, ये सब स्पोर्स हैं। जैसे ही ऐसी सिचुएशन आई जो फंगस को पसंद नहीं है, ऐसा टेम्परेचर हो गया या ऐसी हवा या ऐसा पानी आ गया जो फंगस को पसंद नहीं है, तो फंगस हो जाएगा गुस्सा। और जैसे ही ये गुस्सा होगा तो ये क्या करता है, अपनी बाहर की लेयर को तोड़ देगा, इसकी बाहर की लेयर टूट जाएगी, और जैसे ही लेयर टूटेगी सारे के सारे स्पोर्स जो इतने दिनों से कैद है सब बाहर आ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, मिट्टी में इधर उधर जाके नए नए पेड़ उग जाएंगे। ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये माइटोसिस और मियोसिस, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वहां देखो, तो मैं मोटा मोटा एक बार बता देती हूँ, सुनना। देखो मोटा मोटा पढ़ेंगे इसे हम, क्योंकि इसके मैंने सेपरेट एक लेक्चर बना रखा है। अब देखो, सिंपल सा है, क्या है भैया, चलिए, ये है हमारा माइटोसिस, ये है हमारा मियोसिस, दो टर्म होती है, ठीक। माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं कि किन सेल्स के अंदर ये होता है। माइटोसिस उन सेल्स के अंदर होते हैं जो सेल्स क्या होता है, हमारी बॉडी में खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, माइटोसिस होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो सेल्स चाहिए होते हैं उनमें क्या होगा, माइटोसिस। जैसे कि हमारे स्किन के सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे हेयर वाले सेल्स होते हैं, ये सारे जो सेल्स होते हैं इन सब के, हमारे लिवर के सेल्स, किडनी के सेल्स, ये सारे के सारे सेल्स रोज चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में, डेवलपमेंट के लिए चाहिए होंगे, बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए होंगे। तो ये उन सब के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। मियोसिस किसके अंदर होता है, मियोसिस उन सेल्स के अंदर होता है जिन जो क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में सेल्स चाहिए होते हैं उनके लिए चाहिए होता है, जो सेल्स हमारे रिप्रोडक्शन में चाहिए होता है उनके लिए, उन सेल्स में होता है मियोसिस का प्रोसेस, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, जो ग्रोथ के लिए सेल्स चाहिए होता है उन सेल्स में होगा माइटोसिस। मियोसिस किस में होगा, जो सेल्स रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए उनमें क्या होता है, मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल होगा, एक सेल से हमारे दो सेल बन जाएंगे, दो सेल से हमारे ऐसे, इससे दो, इससे दो, इस तरह एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बनेंगी। मियोसिस किस में होगा, जो सेल्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और माइटोसिस किस में होगा, जो सेल्स ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। अब रिप्रोडक्शन में दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो होता है स्पर्म। स्पर्म किसके अंदर होते हैं, मेल के अंदर होते हैं, स्पर्म होते हैं हमारे मेल के अंदर। दूसरे क्या होते हैं, ओवम। ओवम किसके अंदर होता है, हमारे फीमेल के अंदर होते हैं। ओवम किसके अंदर है, फीमेल के अंदर होते हैं। तो मेल के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल के अंदर क्या होंगे, ओवम। ये दो तरह के सेल्स होते हैं। स्पर्म सेल जो होगा ये भी मियोसिस दिखाता है, और जो ओवम होता है ये भी मियोसिस दिखाता है। अब मियोसिस, अब जो हमारा माइटोसिस है, हमें उसमें पता है ग्रोथ वाले सेल्स के अंदर होगा, जो सेल्स ग्रो करते हैं, तो ग्रोथ में जो सेल्स चाहिए, ग्रोथ में जो सेल्स चाहिए होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन में जो सेल्स चाहिए होते हैं, स्पर्म और ओवम, स्पर्म के अंदर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, ओवम के अंदर भी कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम, एक एक सेल की बात करेंगे,
ठीक है, 23 क्रोमोसोम होंगे और ये 23 दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके 46 यहाँ पे बनता है। यहाँ पे सबके पास अपने अलग अलग 46 हैं, लेकिन यहाँ पे सबके पास अलग अलग 23 होंगे और वो 23 आपस में मिलेंगे तब जाके वो 46 बनते हैं। समझ आई? तो ये है माइटोसिस, ये है म्यूसिस। माइटोसिस जो ग्रोइंग सेल्स में होता है, जो सेल्स ग्रोथ और उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। म्यूसिस किसके अंदर, जो सेल्स वो कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो रिप्रोडक्शन कराने वाले दो सेल्स होते हैं, स्पर्म और ओवम होते हैं। अब स्पर्म जो होगा मेल के अंदर होगा, ओवम फीमेल के अंदर होगा। मेल वाले में भी और फीमेल में दोनों 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और 23 आपस में मिलता है तब जाकर 46 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें माइटोसिस में हर एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। सिंपल सी बात है, आपका इतना है इसमें। बाकी मियोसिस दो तरह का होता है, 1 और 2। इस सबको वीडियो टैग कर दूंगी, उसमें से पढ़ लेना। अभी के लिए जो जितना जरूरी है वो यही है। अब देखो, अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, अब तक हमने क्या पढ़ा, ए सेक्सुअल पढ़ लिया। एक सेक्सुअल में हमने 5 तरह के पढ़ ली। बाइनरी फिजन पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया, और जी बडिंग पढ़ लिया, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ लिया, और हमने रीजनरेशन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम आते हैं सेक्सुअल में। सेक्सुअल में सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं बेसिकली एंजियोस्पर्म्स को ही बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। इन्हें फ्लावरिंग प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पे फूल होता है। सिंपल सी बात है, फूल प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, इनको इसलिए क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म्स। ये एक एंजियोस्पर्म का क्या है, हमें हिबिस्कस है, हिबिस्कस का पिक्चर लगा है इसमें। हिबिस्कस क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब वो फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा, फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो तुम्हें दिख रहा है ये इस साइड वाला, जो ये हमारा ये वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल, क्योंकि ये वाला कौन सा पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है। अब जो फीमेल होता है, जैसे हमने पढ़ा ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस में हमने पढ़ा कि मेल जो होता है, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन कराता है वो स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर कौन कराता है, ओवम कराता है। इसी तरीके से सेम टू सेम प्लांट्स के अंदर जो मेल होते हैं, प्लांट के अंदर जो मेल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन कराते हैं, वो कौन सा होता है, वो हमारा क्या होता है, स्टेमेन होता है, स्टेमेन। और फीमेल के अंदर कौन होता है, हमारा पिस्टल होता है, पिस्टल। फीमेल के अंदर कौन होता है, हमारा पिस्टल होता है। सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से। ठीक है, अब मेल के अंदर प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट याद रखना, एंजियोस्पर्म्स याद रखना, उनके अंदर जो मेल है, मेल के अंदर क्या होता है, स्टेमेन होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, पिस्टल होता है। ये दोनों आपस में, इनके सेल्स आपस में मिलते हैं और तब जाके रिप्रोडक्शन होती है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक, अब ये हिबिस्कस जो होता है, इसके अंदर मेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट होता है। अब जो फीमेल वाला पार्ट होता है, फीमेल वाला जो सेल होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इन 3 चीजों से मिलकर हमारा पिस्टल बनता है। ठीक है, और जो स्टेमन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, इतना याद रखना। फिर एक टर्म आते हैं यहाँ पे, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन कराते हैं, उन सेल्स को हम जर्म सेल्स बोलते हैं। वही क्या, स्टेमन और पिस्टल। जैसे स्टेमन किस में होता है, मेल के अंदर, और पिस्टल किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। इन्हें जर्म सेल्स बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो इन्हें हम लोग जर्म सेल बोलते हैं। वो सेल जो फर्टिलाइजेशन कराएंगे उन्हें हम जर्म सेल्स बोलेंगे। जैसे मेल के अंदर क्या होता है, स्टेमन होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, पिस्टल होता है। फ्लावर्स की अगर मैं बात करूँ, फ्लावर हमारे 2 तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होगा, जिसके अंदर या तो स्टेमन, या तो मेल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, या फिर फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। मेल वाला पार्ट कौन सा होता है, स्टेमन, और फीमेल वाला पार्ट कौन सा होता है, पिस्टल होगी। इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा, उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होंगे, जिसके अंदर मेल वाला भी फीमेल वाला भी दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि स्टेमन भी प्रेजेंट होगा, पिस्टल भी प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि हिबिस्कस हो गया या मस्टर्ड हो गया, ये एग्जांपल याद रखना है। ये किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया फ्लावर्स को, जर्म सेल के बेसिस पे, जर्म सेल्स के बेसिस पे। जर्म सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जो सेल्स रिप्रोडक्शन कराते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। जैसे कि स्टेमन और पिस्टल हो गया। तो जिसके अंदर स्टेमन पिस्टल दोनों होंगे वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिसके अंदर कोई भी एक होगा उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। फ्लावर के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फ्लावर्स में मेल के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन कराता है वो स्टेमन होता है। एक चीज 10 बार बोल चुकी हूँ मैं, ये शब्द प्लीज इसको याद रख लेना कि फ्लावर के अंदर
पौधों पेड़ पौधों के अंदर जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम स्टेमन बोलते हैं, फीमेल वाले पार्ट को हम पेस्टल बोलते हैं। समझ आई? तो मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मेल वाला है उसके दो पार्ट्स होते हैं। क्या है? सबसे पहले एंथर, दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन पीले पीले कलर के दाने होते हैं, जो दाने क्या कराते हैं? रिप्रोडक्शन कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फिलामेंट क्या होता है? एक लंबी सी डंडी होती है, ट्यूब। ये देखो, ये हमारा पूरा स्टेमन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा एंथर होता है। एंथर के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे येलो येलो कलर के पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स है यही फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा नीचे फिलामेंट। फिलामेंट लंबी सी डंडी होती है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बस इतना याद रखना है। फिर क्या होता है हमारा? अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फूल के अंदर पिस्टल होता है। इतने 10 बार पढ़ लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? पिस्टल। इस पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? ऊपर की सरफेस होती है जिस सरफेस पे आके पोलन ग्रेन पड़ता है। मेल वाला जो है, मेल वाले का जो हमारा एंथर है उसमें पोलन ग्रेन होता है, वहां से पोलन ग्रेन आता है। मैंने तुम्हें सिंपल बताया था। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? मेल और फीमेल दोनों के सेल्स आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या फिर रिप्रोडक्शन हो जाएगा, एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो दोनों के सेल्स आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सिंपल। अब मेल से क्या आता है? मेल से आता है जो मेल के ऊपर वाले पार्ट में एंथर में जो पोलन ग्रेन इकट्ठे हुए होते हैं। मेल से क्या आते हैं? पोलन ग्रेन्स आते हैं। मेल से क्या आते हैं? पोलन ग्रेन। ये छोटे छोटे जो पीले पीले दाने हैं ये सब मेल से आएंगे। जैसे ही ये वाले दाने आते हैं फीमेल पर, फीमेल के ऊपर ये आते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने की वजह से क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन हो जाता है। जो स्टिग्मा है ये हमारा बेसिक सा, हमारा सिंपल सा ये स्टिग्मा होता है हमारा। ठीक, स्टिग्मा वो सरफेस होती है जिस सरफेस पे आके वो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, उस सरफेस को क्या बोलते हैं? हम स्टिग्मा बोलते हैं। उस सरफेस को हम बोलते हैं स्टिग्मा। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। फिर होती है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? एक लंबी सी ट्यूब होती है, एक लंबी सी ट्यूब होती है। उस ट्यूब में वो फिर वो जो पोलन ग्रेन्स है वो जाते हैं, ऐसे चल के जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। फिर होते हैं ओवरी। अब ओवरी वो होती है जहाँ पे पोलन ग्रेन और जो हमारा वो है एग होता है वो दोनों आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, वो होगी हमारी ओवरी। ये देखो, ये सिंपल सा यहाँ स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा हुआ। इस स्ट्रक्चर में अगर हम इसको ध्यान से देखें, देखो, ये है हमारा पूरा का पूरा फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेस्टल बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये जो ऊपर दिख रहा है तुम्हें, ये जो ऊपर वाला है ये क्या होता है? हमारा स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा पे पीले पीले से ये दाने दाने आके पड़े, पोलन ग्रेन्स आके बन आ जाते हैं इसके ऊपर। फिर ये होता है हमारा पूरा का पूरा स्टाइल, लंबी सी ट्यूब। ये स्टाइल, स्टाइल में अब ये जो पोलन ग्रेन आता है, ये पोलन ग्रेन आएगा, आने के बाद ये छोटी सी ट्यूब बनानी शुरू कर देगा। ये दिख रही है येलो कलर की ट्यूब, यही वो ट्यूब होती है। ये पोलन ग्रेन आता है, ट्यूब बनाता है और ऐसे ऐसे ये ट्यूब ट्रेवल करके यहाँ तक अंदर तक चली जाती है। ठीक है, तो ये अंदर तक ये जो दिख रहा तुम्हें, ये क्या होता है? हमारा ओव्यूल इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है छोटे छोटे एग्स, छोटे छोटे एग्स होते हैं और ये पोलन ग्रेन यहाँ से आता है, इस ओव्यूल के अंदर जाता है, इन एग के साथ मिल जाता है और जैसे ही इन एग के साथ मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझ आए? सबसे पहले होती है हमारी ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और उस ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग होते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, ये है हमारी पूरी ओवरी। ये वाला, ये बाहर का जो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या है? ये वाला ओव्यूल होता है हमारा। उस ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल है हमारा, इस ओव्यूल के अंदर होते हैं ये एग्स। ये एग्स इस ओव्यूल के अंदर होते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले पोलन ग्रेन आए। पोलन ग्रेन कहाँ से आएंगे? मेल के स्टेमन के एंथर से आएंगे। स्टेमन का जो एंथर होगा उससे पोलन ग्रेन आएंगे। कैसे आएंगे? हवा में उड़ के आ सकते हैं, पानी में को बह के आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। आए, आने के बाद वो क्या करेंगे? इस फीमेल के इस जो ऊपर वाला पार्ट है इस पे आके गिर जाएंगे। जैसे ही वो इस पे आके गिरेंगे तो पोलन ग्रेन क्या करेंगे? ट्यूब बनानी शुरू कर देंगे, येलो कलर की ट्यूब। ये येलो कलर की ट्यूब बनेगी और जैसे ही येलो कलर की ट्यूब बनती है तो येलो कलर की ट्यूब बनने के बाद क्या होगा? वो पोलन ग्रेन इस ट्यूब में को ऐसे अंदर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। वो इस ट्यूब में मूव करना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे चलते चलते
वो चलते चलते कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे अंदर तक, यहाँ तक आ जाएंगे अंदर तक। और जैसे वो यहाँ अंदर तक आएंगे, अंदर इसके अंदर क्या है, ये है हमारी ओवरी। इसके अंदर क्या है हमारा ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर जो येलो येलो दिख रहे हैं, ये क्या है हमारे एग होते हैं, ये हमारे एग होते हैं, फीमेल के अंदर एग होते हैं। और ये जो हमारा पोलन ग्रेन है वो इन एग के साथ मिल जाते हैं, और जैसे वो इन एग के साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ये फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। और जाइगोट से क्या बनता है, हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक, फिर एम्ब्रियो से क्या बनता है, कोटिलेडन बन जाता है। और कोटिलेडन फिर जो उस कोटिलेडन बनता है, एम्ब्रियो से कोटिलेडन बनता है। और कोटिलेडन के क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। उस कोटिलेडन से रूट्स निकलते हैं, शूट निकलते हैं। एक तो होता है रेडिकल, दूसरा होता है प्लूम्यूल। रेडिकल क्या होता है, वो पार्ट होगा जिससे रूट्स बनती हैं। और प्लूम्यूल क्या होता है, वो पार्ट होगा जिससे कि शूट बनती है, जिससे ऊपर वाला पार्ट बनता है, शूट वाला पार्ट बनता है, उसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक, चलो भाई, अब चलते हैं आगे। क्या हो गया इस, अब ठीक है। चलो, तो समझ आई, सिंपल सी बात समझ में आई। सबसे पहले एक बार और रिवाइज करते हैं लास्ट टाइम्स में। ठीक, सबसे पहले क्या था हमारा, जो स्टेमन था, स्टेमन, स्टेमन में कौन से वाला पार्ट था हमारा, स्टेमन में जो एंथर था, वो एंथर, एंथर के पास छोटे छोटे क्या थे, पोलन ग्रेन्स थे। वो पोलन ग्रेन आते हैं, हवा से उड़ के आए, कैसे भी आए, आके इस पे पड़ जाएंगे। जैसे ही वो इस पे पड़ जाएंगे, ये कौन सा पार्ट है हमारा, स्टिग्मा वाला पार्ट है। इसके ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स आके पड़ जाएंगे। अब पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, चालाकी दिखाएंगे, बोलेंगे कि चलो ट्यूब बनाते हैं। तो वो क्या करेंगे, ट्यूब बनानी शुरू कर देंगे। ऐसे, ये देखो दो ट्यूब बनती दिख रही तुम्हें, लेकिन बनती एक ही इनमें से। अब इस ट्यूब में वो कितने पोलन ग्रेन्स आते हैं, एक बारी में दो पोलन ग्रेन आते हैं, एक बारी में दो पोलन ग्रेन आएंगे। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पीले पीले दाने जो होते हैं, वो दो आते हैं, एक बारी में दो दाने आएंगे, ऐसे दो पोलन ग्रेन आते हैं। आने के बाद इस ट्यूब को बनाते हुए नीचे चले जाते हैं ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर ये येलो कलर के छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं तुम्हें, एग्स दिख रहे हैं। ये फिर पोलन ग्रेन इन एग्स के साथ मिल जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बन जाता है। जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाता है, वो एम्ब्रियो किसमें बदल जाता है, कोटिलेडन में बदल जाता है। एम्ब्रियो किसमें बदलता है, कोटिलेडन में बदलता है। और कोटिलेडन के फिर दो पार्ट्स होते हैं, जिसे प्लूम्यूल और रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल से रूट्स निकलती हैं, प्लूम्यूल से ऊपर वाला शूट वाला पार्ट निकलता है। तो इस तरीके से एक नया पौधा बन जाता है। ठीक, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पूरा का पूरा ये हमारा पिस्टल का स्ट्रक्चर है, पिस्टल। ये हमारा पिस्टल का स्ट्रक्चर। तो सारा जो प्रोसेस हो रहा है ना, पोलन ग्रेन आया अंदर से है, लेकिन प्रोसेस सारा पिस्टल के अंदर हुआ है, सारा सारा का सारा। ठीक, समझ में है। ये ओवरी है, फिर ये वाला ग्रीन वाला ओव्यूल है, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, एग्स हैं, जिनके साथ पोलन ग्रेन मिल रहा है। एक बारी में एक ही ट्यूब बनती है, ये भी याद रखना। और एक ट्यूब में दो पोलन ग्रेन आते हैं। ठीक है, जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो से फिर कोटिलेडन। एम्ब्रियो क्या है, बदल जाता है कोटिलेडन में, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा कोटिलेडन में। उस कोटिलेडन के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्यूम्यूल। प्यूम्यूल, रेडिकल से रूट बनते हैं, प्यूम्यूल से शुभ बनती है। ठीक, समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा का पूरा जर्मिनेशन, ऐसे छोटी सी पौध निकल जाती है। ये देखो, ये पौध निकल गई। अब ये फिर फ्यूचर में बड़ा प्लांट बन जाता है इस तरह से। एम्ब्रियो था, ये एम्ब्रियो से बना है, ये होता है दो छोटे छोटे कोटिलेडन। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर ये दो कोटिलेडन बन गए, और ये यहाँ पे क्या निकल गई, नीचे रूट निकल गया, ये ऊपर वाला शूट निकल गया। इस तरह से पूरी की पूरी बहुत पौध बन जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में जब ये प्रोसेस इतना हो जाता है, उसके बाद जो, अब ऊपर ये ओवरी भी तो बचे, अब इनका भी तो, इन्हें भी तो ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। जो ओवरी बचती है, ये बाहर वाली ओवरी, और इसके अंदर जो ओव्यूल है, इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो बाद में जाके जब ये प्लांट बड़ा होता है, तो जो ओवरी होती है वो किस में बदल जाती है, ओवरी बदल जाती है फ्रूट में। और ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में। उस फल के अंदर का जो बीज होगा वो होता है हमारा ओव्यूल। और जो सी बीज होता है वो ओव्यूल होता है, और जो फल हो रहा है, फल खाते हैं हम लोग, वो हमारी क्या होती है, ओवरी होती है। तो लास्ट में जाके जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पे जब हम पहुंच जाते हैं, और ये पौधा जब बड़ा होके फल देता है, तो उस फल के अंदर जो बीज है, वो बीज हमारा ओव्यूल होता है। और वो जो फ्रूट होता है, वो फ्रूट हमारा क्या होता है, ओवरी होता है। देखो कहाँ जाके चेंज हुआ है, इतनी बड़ी स्टेज में। जब ये पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा और फ्रूट बनेगा इसके ऊपर, तो फ्रूट पे, वो जो फ्रूट होगा वो हमारी ओवरी होगी, और जो उसके अंदर सीड होगी वो हमारा ओव्यूल होगा। अब क्या है, हमने ऊपर हिबिस्कस का वो देखा, लेकिन उसमें पत्ते वत्ते, मतलब पेटल्स सेपल्स भी तो होते हैं भाई। फूल में होता है ना, रेड रेड कलर की साइड साइड में कलियां, जिन्हें नहीं, क्या बोलते हैं,
फूल फूल में तुमने देख, एक मिनट भाई रुको यार, सुनिए जरा, सुनिए देखते हैं। ये जो है हमारे, ये रेड रेड कलर के जो है, ये क्या होते हैं, पेटल्स और सेपल्स होते हैं। ये जो हमारे ग्रीन कलर के तुम्हें दिख रहे हैं, ये नीचे जो ग्रीन कलर के हैं, ये होते हैं हमारे सेपल्स। ठीक है, ये होते हैं ग्रीन कलर के सेपल्स, और जो ऊपर ये रेड कलर में तुम्हें दिख रहा है, ये सब क्या होते हैं, हमारे पेटल्स होते हैं, पेटल्स। अब इनका काम क्या है, इन्हें क्यों बनाया नेचर में, जब जरूरत हमें सिर्फ स्टेमन की है और पिस्टल की है, तो फिर इन्हें क्यों बनाया नेचर ने, इनकी क्या जरूरत पड़ेगी, इनके बिना कौन सा हमारा काम छूट रहा था, काम भैया छूट रहा था। पेटल्स का क्या काम होता है, पेटल्स हमारी क्या होता है, कलरफुल, कलरफुल जो जो फूल में वो होती है, छोटे छोटे कलरफुल वाला पार्ट जो होता है, पेटल्स होते हैं कलरफुल। ये कलरफुल होते हैं, खुशबूदार होते हैं, फूल से खुशबू आती है, गुलाब के फूल से, गेंदे के फूल से, हर फूल से खुशबू आती है। तो वो खुशबू किसकी वजह से आती है, वो इन पेटल्स की वजह से ही आती है, जो कलरफुल वाला पार्ट होता है। ये इन पेटल्स का क्या काम होता है, इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचना, छोटी छोटी मक्खियां, छोटे छोटे मधुमक्खी, ये सब, इन सबको अपनी तरफ खींचना। पर क्यों खींचना भैया, इसलिए खींचना क्योंकि ये इंसेक्ट क्या करते हैं, आएंगे, आके फूल के ऊपर बैठ जाएंगे। फूल क्या बना रहा है, फूल बनाता है नेक्टर, नेक्टर बनाता है, नेक्टर क्या, खाने का सामान होता है, इनके लिए खाने का सामान होता है, नेक्टर बनाता है। तो इनकी खुशबू सूंघ के आते हैं, फूल के ऊपर बैठ जाते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं फूल के ऊपर बैठेंगे, और फूल के ऊपर जितने भी उस फूल पे पोलन ग्रेन्स होंगे, वो उनकी सरफेस धमाक से चिपक जाएंगे, चिपचिपा होता है वहां पे सब कुछ, उनकी सरफेस पे चिपक जाएंगे। और जैसे ही वो उनकी सरफेस पे चिपकेंगे, उस इंसेक्ट ने अपना खाना पीना ले लिया वहां से, उसे पता भी नहीं चला कि उसकी सरफेस पे क्या है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स चिपके हुए हैं। वो इंसेक्ट वहां से फुर उड़ जाएगा, उड़ने के बाद वो किसी दूसरे फूल के पास जाएगा, दूसरे फूल पे जाके बैठेगा। जैसे ही वो किसी दूसरे फूल पे जाके खाने की तलाश में बैठता है, वो जो येलो येलो पोलन ग्रेन्स उसकी स्किन पे चिपक गए, जो उसे पता भी नहीं है, वो उस फूल को मिल जाएंगे। और जैसे ही वो उस फूल को मिल जाएंगे, तो दोबारा से धड़ाधड़ से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नया फल, नया बीज, ये सब आ जाएगा। तो ये पेटल्स का काम होता है। पेटल्स का क्या काम होता है, पेटल्स का काम होता है, खुशबूदार होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ताकि इंसेक्ट आए, आके बैठ जाए उनके ऊपर बैठेंगे, तो जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनके मेल वाले पार्ट में, वो उसकी सरफेस पे चिपक जाएंगे, उसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे। और जैसे ही वो उड़ के दूसरे फूल पे जाएगा, दूसरे फूल पे बैठेगा, तो वो पोलन ग्रेन्स उस फूल पे जाके गिर जाएंगे। जैसे ही वो उस फूल पे गिरेंगे, तो पोलिनेशन हो जाएगा। इस तरह से पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन भी हवा के जरिए भी होता है। हवा एकदम से बहुत तेज हवा चली, तो फूल से पीले पीले दाने, पोलन ग्रेन्स उड़ के इधर उधर चले गए, ठीक है। लेकिन इसमें कम मतलब होता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं होती। दूसरा क्या होता है, कोई जो पौधा है या कोई पेड़ जो है पानी में उगता है, तो पानी के जरिए वो पीले पीले दाने बह के जा सकते हैं। फिर ये इंसेक्ट्स हैं, ये भी पोलिनेशन करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है। ये तो हो गया पेटल का काम, कलरफुल पार्ट का काम। हरे रंग की क्या जरूरत थी, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर के जो सेपल्स हैं उनकी क्या जरूरत थी, उनकी जरूरत होती है फूल को प्रोटेक्शन देने के लिए, और ताकि उसके रिप्रोडक्टिव वाला जो पार्ट है, जो स्टेमन और पिस्टल है, वो अच्छे से डेवलप हो सके, और वो प्रोटेक्ट रहे, वो डैमेज ना हो, खराब ना हो किसी भी कारण से। प्रोटेक्शन का काम होता है इसका, और उन पार्ट्स के डेवलपमेंट का, उन पार्ट को सपोर्ट देता है, क्योंकि वो भारी ऑर्गन है ना, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, लिवर, किडनी, इस तरह वो भी उनके लिए ऑर्गन है। वो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, वो भी उन फ्लावर के लिए उनके ऑर्गन्स हैं, तो उनके ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं कौन, ये सेपल्स सपोर्ट करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक। अब पोलिनेशन हमें पता है, सिंपल सी बात है, अभी हमने पोलिनेशन पढ़ा, पोलन ग्रेन का मूव करना कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक जाना। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक जाना, पोलन ग्रेन का मूवमेंट को हम पोलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन उड़ा, उड़ के एंथर पे, एंथर से उड़ा और एंथर से उड़ के स्टिग्मा पे चिपक गया। जैसे वो स्टिग्मा पे गया, फिर वहां पे ट्यूब बना लेगा स्टाइल में को, फिर वो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें घुस जाएगा, और वहां जाके जो पीले पीले एग्स दिख रहे थे फोटो में, उनके साथ फ्यूज हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, पोलिनेशन हो गया। इसे बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन प्रोसेस होता है पोलन ग्रेन का उड़ के जाना, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक जाना। एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन चला गया, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन कह लो। फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन एक ही बात है। उड़ने वाला प्रोसेस होता है पोलिनेशन, पोलन ग्रेन का उड़ के जाना, कहाँ से जाना, एंथर से स्टिग्मा तक जाना, पोलन ग्रेन का जाना, तो पोलिनेशन हो गया। और उसके बाद फिर उस पोलन ग्रेन का एग के साथ मिक्स हो जाना, उसे बोलते हैं फ्यूज हो जाना, मिक्स पोलन फ्यूज हो जाना, और फिर जाइगोट बनाना, इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन।
अब पोलिनेशन दो तरह का होता है, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, उन पेड़ उन पौधों के अंदर होता है या उस फूल के अंदर होता है जिस फूल में मेल वाला और फीमेल वाला पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सेम फ्लावर के अंदर ही होता है। ठीक है, हवा के जरिए भी हो सकता है, किसी इंसेक्ट के जरिए भी होगा, जैसे हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़े थे ऊपर हिबिस्कस में। फिर क्रॉस पोलिनेशन किस में होता है, जिसमें या तो मेल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा या सिर्फ फीमेल वाला पार्ट ऐसे फ्लावर्स के अंदर होता है, जिन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो अलग अलग फूल होते हैं, उनमें होते हैं एक फूल से उड़ के दूसरे फूल पे आता है, पोलन ग्रेन एक फूल से उड़ेगा और दूसरे फूल में आएगा, इसे हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ये किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू ये होता है। सेल्फ पोलिनेशन होगा एक ही फूल के अंदर, जब मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल में प्रेजेंट होंगे तो वहीं पे पटाख से हो जाएगा। क्रॉस पोलिनेशन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें एक फूल से पोलन ग्रेन उड़ेगा और किसी दूसरे पौधे के या उसी वाले पेड़ के दूसरे फूल पे जाके पड़ेगा, फिर जाके प्रोसेस होगा, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, चांसेस इसमें कम होते हैं, एक्यूरेट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन, हम इंसान, पता है सिंपल सी बात है, बचपन में हमारे क्या थे, दूध के दांत होते थे, फिर हमारे परमानेंट दांत हो गए, इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब हमारी क्या होती है, एक एज होती है 12 से 18 साल की, जो एज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, या प्यूबर्टी की एज हम बोलते हैं। अब हमारे ह्यूमंस के अंदर हमेशा से चेंजेस आते रहे, हम बच्चे थे तब हम कुछ और थे, बड़े हुए तब हमारे दूध के दांत, जैसे मैंने बताया कि वो गए, परमानेंट दांत आ गए, इस तरह से। फिर क्या हुआ, उसके बाद परमानेंट दांत आ गए, फिर हमारी प्यूबर्टी एडोलेसेंस की एज आ जाती है। एडोलेसेंस की एज कौन सी होती है, ऐसी एज होती है जिस एज में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये लिखा है कुछ चेंजेस जो लड़कियों के अंदर होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ हो जाना, आर्म पिट्स में, प्यूबिक एरियाज में, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना। ठीक है, और छोटे छोटे बॉडी पे हेयर का ग्रो हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, फिर होता है बॉयज, बॉयज के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलता है, ऐसे हेयर ग्रोथ हो जाना। ठीक है, और चेस्ट पे हेयर का ग्रोथ होना, मसल ग्रोथ हो जाना, फेस पे दाढ़ी वगैरह इन सब का आ जाना, तो ये सारे के सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन सबको हमें पढ़ लेना है, पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से। ठीक, अब क्या होता है, ये चेंजेस जो है ना, ऐसे ही नहीं कि 1 मिनट में हो गए या ऐसे ही होगी, इन चेंजेस को सालों महीनों लग जाते हैं, महीनों और सालों लग जाते हैं, तभी तो 12 से 18 साल के, ऐसा नहीं होता कि तुम 12 साल के हो गई और तुम्हारे अंदर एकदम सारे चेंजेस आ गए, नहीं, कई साल लगेंगे, कई महीने लगते हैं, थोड़े थोड़े करके ये चेंजेस आते हैं, तब दिखने शुरू होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के अंदर चेंजेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, कुछ के अंदर ये चेंजेस बहुत लेट होती, मतलब कि जैसे वो 18-19 की उम्र में आते हैं तब जाके आते हैं, इस तरह से। लेकिन सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं किस चीज को दर्शाते हैं, कि बच्चा जो है अब मेच्योर हो रहा है, बुद्धि से नहीं, सेक्सुअली, मतलब उसके अंदर की बॉडी भी डेवलप कर रही है, उसकी बॉडी में इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा है, इस चीज को चेंजेस दर्शाते हैं। ठीक है, अभी जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है, इसकी जरूरत क्या होगी, सेक्सुअल मैच्योरेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, रिप्रोडक्शन होगा तभी तो भाई इस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, तभी तो एग्जिस्ट होगी, तो इसलिए इस चीज की, इसकी सेक्सुअल मैच्योरेशन की जरूरत होती है। अगर सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं होगी तो जितने लोग अब अर्थ पे हैं उतने ही रहेंगे, जब ये लोग मर जाएंगे उसके बाद कुछ अर्थ पे कोई बचेगा ही नहीं, इसलिए इस चीज की जरूरत पड़ती है ताकि हमारी इस अर्थ पे लाइफ बनी रहे, लाइफ चलती रहे, चाहे वो इंसानों के अंदर हो चाहे जानवरों के अंदर हो। ठीक है, ठीक, तो अब ठीक है, ताकि लाइफ बनी रहेगी, लाइफ कब बनेगी, लाइफ कब रहेगी अर्थ पे, जब रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन के लिए हमें पता ही है हमें किस चीज की जरूरत होती है, दो चीज की जरूरत होती है, जैसे मेल की और फीमेल की। मेल वाला कौन सा सेल होता है जो रिप्रोडक्शन कराता है, स्पर्म होता है, फीमेल में कौन सा सेल होता है, एग होता है, जैसे हमने एन उसमें प्लांट में पढ़ा था, प्लांट में मेल के अंदर क्या होता है, स्टेमन होता है, फीमेल के अंदर पिस्टल होता है। इसी तरह से हम इंसान के अंदर क्या है, मेल में स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है, एग होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके रिप्रोडक्शन होती है। जैसे कि प्लांट के अंदर हमारा पोलन ग्रेन और क्या मिला था, एग मिला था, तब जाके फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन हुई थी। इसी तरह से हमारा इंसानों के अंदर क्या होता है, स्पर्म और एग ये दोनों मिलते हैं और तब जाके क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्शन होती है। ठीक, अब देखो, तो समझ आए, मेटिंग के लिए, उसके मेटिंग के लिए सेक्सुअल मैच्योरेशन की जरूरत होती है। अब ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पेनिस, पेनिस क्या होता है, इरेक्ट शेप का पार्ट होता है, ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे,
ये वाला पार्ट, इस तरह है ये जो पार्ट है ये पेनिस होता है, इरेक्ट शेप, मतलब ऐसी कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी, याद रख। ठीक है। फिर दूसरा पार्ट होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम ये दिख रहा तुम्हें, ये स्क्रोटम क्या होता है, थैले जैसे स्ट्रक्चर, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, और वो जो टेस्टीज होते हैं वही हमारे स्पम्स को बनाती हैं। ठीक है, एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं और यही टेस्टीज स्पम को बनाती हैं, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम जो होता है एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि जो ये एब्डोमेन वाली जो कैविटी है इसके बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस मतलब बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट। ठीक, इसका जो मेन काम होता है वो होता है ये हमारी हमारा जो टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है ना, किसका, स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के। मतलब अगर इंसान के, अगर तुम्हारा अभी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो 34 35 कुछ इतना होगा। ठीक है, तो इतने डिग्री कम होता है, 2 से 3 डिग्री कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए, क्योंकि उसी टेम्परेचर में जाके स्पम्प्स बन पाते हैं, उसी में बनेंगे। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम थैले जैसा स्ट्रक्चर है भाई, उस थैले के अंदर क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है, इस टेस्टिस के अंदर स्पम बनते हैं, लेकिन ये जो स्पम है ये बोलते हैं कि भाई हमें 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर दो तब जाके हम बनेंगे। तो इसलिए इस स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होता है ताकि इस टेस्टिस के अंदर स्पम बन सके। इस पहले स्क्रोटम होता है, उसके अंदर टेस्टीज होते हैं, फिर उसके अंदर स्पम्स बनते हैं, और उन स्पम्स को 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए पूरे के पूरे जो स्क्रोटम है उसे अपना भी टेम्परेचर कम करना पड़ता है ताकि स्पम की फॉर्मेशन हो सके। तो स्पम क्या है, मेल जर्म सेल्स है, और एग क्या होता है, फीमेल जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स हमें पता ही होता है कौन से सेल जो रिप्रोडक्शन कराते हैं, उन सेल को हम जर्म सेल्स बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनके अंदर मेल जर्म सेल कौन था, हमारा स्टेमन वो था, पोलन ग्रेन था। फीमेल जर्म सेल कौन सा था, हमारा एग था भाई। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है, किडनी वाला जो सिस्टम है हमारा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन कराता है, जिसमें क्या बनते हैं, स्पम्स बनते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पम बनते हैं, ये दोनों के दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। मेल की बॉडी के अंदर जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो उसका एक्सक्रीशन वाला सिस्टम है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनका दोनों का एक कॉमन रास्ता होता है। अब कैसे जुड़े हैं ये देखो, कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं। या मान लो रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम है, ये रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम आ गया, ठीक है, और जी भैया ये हमारा एक्सक्रीटरी वाला सिस्टम है, ये ऐसे दोनों आपस में जुड़ गए हैं। और जब ये जुड़ते हैं तो एक यहाँ पे कॉमन सा रास्ता निकलता है, एक कॉमन सा रास्ता होता है। इस कॉमन रास्ते को क्या बोलते हैं हम, इस कॉमन रास्ते को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। क्या बोलेंगे इसे हम, इसे हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा। ये होता है हमारा यूरिथ्रा। क्या यूरिथ्रा, यूरिथ्रा कॉमन होता है क्योंकि इसी से स्पर्म निकलते हैं, इसी से यूरिन निकलते हैं, इसलिए इसका नाम यूरिथ्रा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा मेल वाला सिस्टम था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक कॉमन रास्ता बना देते हैं। इस कॉमन रास्ते से यूरिन निकलेगा, जो कि किधर से आएगा, किडनी वाले सिस्टम से आएगा। इसी रास्ते से स्पम्स निकलते हैं, जो कहाँ से आएंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आएंगे, और इस रास्ते का नाम होता है हमारा यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा एक कॉमन रास्ता होता है स्पर्म के लिए भी, यूरिन के लिए भी। वहीं से स्पर्म निकलेंगे, वहीं से यूरिन निकलता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, मेल के अंदर ग्लैंड्स अलग अलग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड होते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती हैं। ठीक है, इन दोनों ग्लैंड्स का क्या काम होता है, जो स्पर्म आएगा, जैसे देखो स्पर्म ट्रेवल करके आता है तो स्पर्म इन ग्लैंड में से ही गुजरता है, इन ग्लैंड के आसपास से स्पर्म निकल गुजरता है। जैसे कि तुम एक मिनट डायग्राम में देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारी सेमिनल वेसिकल, ये वाली हमारी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, देखो मेंशन किया मैंने यहाँ। ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे ये हमारी सेमिनल वेसिकल है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये दो ग्लैंड होते हैं। जो ट्यूब दिख रही तुम्हें यहाँ पे, यहाँ को स्पर्म आता है, तो जब स्पर्म यहाँ को आता है तो ये दोनों के दोनों ग्लैंड, इनके पास जितना भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब निकालना शुरू कर देते हैं और स्पर्म को देना शुरू कर देंगे। क्योंकि है किस तरह, ये स्पर्म के आने का रास्ता यहाँ, एक ग्लैंड यहाँ, एक ग्लैंड यहाँ है। तो जैसे स्पर्म का आने का रास्ता है, एक ग्लैंड यहाँ, एक ग्लैंड यहाँ, स्पर्म यहाँ से आता है, तो ये ग्लैंड्स क्या कर देंगे, इन्हें इस स्पर्म को न्यूट्रिएंट देना शुरू कर देंगे। और ये स्पर्म क्या करेगा, इन ग्लैंड से न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है और अच्छा खासा अपनी बॉडी को डेवलप करता है। अब स्पर्म क्या करता है, मूव करता है टेस्टिस से, वास्ट डिफरेंस विच व्हाट इज दिस रिटर्न, सिंपल, चलो
इतना इसमें याद रखना है कि जो स्पर्म होता है वो कहाँ से, टेस्टिस जाएगी, टेस्टिस से वास डेफरेंस जाएगा, वास डेफरेंस से फिर उसके बाद वो यूरिथ्रा के जो बाहर निकल जाएगा। रास्ता दिखाऊंगी मैं तुम्हें कैसे चलते हैं। रास्ता देखो, यहाँ है, यहाँ से ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे इस वास डेफरेंस से आएगा, वास डेफरेंस से आ गया, आने के बाद यहाँ पे यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएगा। कैसे, ऐसे आएगा, ऐसे वास डेफरेंस जाएगा, फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर से जाएगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक, कैसे आया, यहाँ से आता है, ऐसे जाता है, वास डेफरेंस के बाद यूरिनरी ब्लेडर में वो पूरा घूम के और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा से। तो इस तरह से स्पर्म क्या करता है, ट्रेवल करता है। समझ आया। अब स्पर्म के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। स्पर्म जो है, अब जो हमारा, फिर पहले तो मेल जर्म सेल होता है, सबको पता है। दूसरा क्या होता है, इसकी पूंछ होती है, उस पूंछ का मदद से ये चल पाता है, मूव कर पाता है। एग कभी मूव नहीं करता। तुमने देखा होगा कि जब हमने अभी हमने उसके बारे में पढ़ा, प्लांट के बारे में पढ़ा, तो उसमें भी पोलन ग्रेन ही मूव कर रहा था, एग तो नहीं मूव कर रहा था। मूव तो नहीं कर रहा था एग। इसी तरह से फीमेल के अंदर भी, यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर भी फीमेल वाला पार्ट कभी मूव नहीं करता, मेल वाला पार्ट ही मूव करेगा। तो ये मेल जर्म सेल होता है, इसके अंदर क्या होती है, स्पर्म के अंदर पूंछ होती है, उस पूंछ की वजह से ये क्या करता है, ट्रेवल करके फीमेल की बॉडी में घुसता है। ठीक है। फिर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि है तो ये सेल ही ना, और हर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया से मदद करता है एनर्जी देने में। एनर्जी क्यों चाहिए होती है इसे, ताकि ये ट्रेवल कर सके। पूंछ इसे हिलने में मदद करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी आएगी उसी की मदद से मूवमेंट कर पाते हैं। फिर ये क्या करता है, ये फीमेल वाले पार्ट के साथ जाके मिलता है, और उसके बाद सेम उसमें भी क्या बना था, जाइगोट बना था, प्लांट के अंदर भी, और इसमें हमारे अंदर भी क्या बनता है, जाइगोट ही बनता है। ठीक है। लेकिन एक फैक्ट होता है, एक बारी में भाई भैया, एक बार में बहुत सारे स्पर्म्स निकलते हैं बॉडी से, मेल की बॉडी से एक बार में बहुत सारे स्पर्म निकलेंगे, लेकिन सिर्फ कोई एक ही स्पर्म होगा जो फीमेल वाले एग के साथ जाके फ्यूज करेगा। फ्यूज करना मतलब ऐसे टकराएगा, और धड़ से टकराने के बाद क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। कोई एक ही होगा सिर्फ। किसी किसी केस में जहाँ पे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वहां पे दो स्पर्म्स होते हैं, वरना एक ही स्पर्म होता है। ठीक है। वो बाय चांस होता है कि दो स्पर्म अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, वरना एक ही स्पर्म हमें कभी हमेशा एंटर होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक, इसमें भी सेम है, देखो, थक गए भाई मैं बोलते बोलते, सुनो। सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले क्या था हमारा, स्पर्म आता है। स्पर्म किसके साथ मिलता है, एग के साथ मिलता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनेगा, उसके बाद फिर पिछले में क्या बना था, एम्ब्रियो बना था, तो इसमें भी एम्ब्रियो बनेगा, इसमें क्या अलग बना। तो ये प्रोसेस चलता है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। कितना बचा है, जरा देखिए। समझ आ रहा तुम्हें, क्या है, ये स्पर्म के हमने पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं फीमेल वाले, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल में जो जर्म सेल है उसका नाम क्या होता है, एग होता है। ठीक है। जब एक लड़की पैदा हो रही होती है, जब एक लड़की अपनी मदर के वूम्ब में होती है, जब एक गर्ल मदर के वूम्ब में होती है, तो उसके पास बहुत सारे एग्स होते हैं, बहुत सारे एग्स। क्योंकि फीमेल का जो जर्म सेल है उसका नाम तो एग है। जैसे प्लांट में भी फीमेल जर्म सेल का नाम एग ही था, और यहाँ पे भी एग ही है, एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी। तो उसकी क्या होता है, जब एक लड़की का जन्म हो रहा होता है, या फिर जब एक लड़की अपनी मदर के वूम्ब में होती है, तो उसके पास बहुत सारे एग्स होते हैं, बहुत सारे एग होते हैं। लेकिन जैसे वो बड़ी होती है, प्यूबर्टी तक पहुंचती है, तो एग की जो संख्या है वो घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। मतलब कुछ 50, 60, 70 हजार एग रह जाते हैं सिर्फ उसके पास, जब तक वो प्यूबर्टी मतलब 12 से 18 साल तक, 18 साल तक की उम्र तक पहुंचती है, तो इतने रहते हैं। वरना उसके पास लाखों में होते हैं, लाखों में जिसे बोल रहे हैं, लेकिन वो 50, 60 हजार रह जाते हैं सिर्फ, जैसे वो प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है। ठीक है। अब क्या होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हार्मोन निकालता है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन मेल वाला भी निकालता है, टेस्टोस्टेरोन ऐसे फीमेल वाला भी निकालता है एस्ट्रोजन। अब ये जो एग बनते हैं, ये बनते कहाँ पे हैं, ओवरी में बनते हैं। उसमें देखा था हमने, किसमें देखा था हमने, जब हमने प्लांट को पढ़ा था, तो प्लांट के अंदर भी जो हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी था, उस ओवरी के अंदर ही तो एग था, ओवरी के अंदर था ना ओव्यूल, और उसके अंदर वो पीले पीले एग थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो एग होते हैं वो ओवरी के अंदर ही होते हैं, और हर महीने एक एग निकलता है, हर महीने, ये फिक्स है, हर महीने एक एग उस ओवरी से निकलेगा। 12 महीने है तो एक साल में 12 एग निकलते हैं। ठीक है। तो अब तुम देख लो कि जब हर महीने एक एक एग निकल रहा है, तो एक साल में 12 एग निकलते हैं, तो इस तरह से चलता रहता है। ठीक है। पाथवे ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले क्या होता है, पाथवे में सबसे पहले होती है ओवरी। ओवरी के बाद ओवरी
के बाद ओवरी जुड़ी होती है फेलोपियन ट्यूब से, फेलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस आता है, फिर सर्विक्स आता है, फिर वजाइना होता है, वजाइना आता है। ये पूरा का पूरा पाथ होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म आता है। स्पर्म कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आया भाई ये स्पर्म, यूरिथ्रा से। यूरिन और यूरिन का और स्पर्म का एक ही तो रास्ता होता है, उसी से स्पर्म आता है। स्पर्म आया, आने के बाद वो कहाँ पे घुसता है, वजाइना के अंदर घुस जाता है, फीमेल की वजाइना के अंदर घुसेगा। वजाइना के अंदर घुसने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। अब बहुत सारे स्पर्म घुसते हैं अंदर, लेकिन उसमें से बहुत सारे मर जाते हैं, कुछ इधर उधर ठुक के गिर जाते हैं, कुछ घुस नहीं पाते हैं, और जो घुस जाते हैं बचे कुछ वो फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, एग बनना होता है। एग हमें पता है ना, ओवरी एग, ओवरी के अंदर हर महीने एग बनता है। वो फेलोपियन ट्यूब जो ओवरी के अंदर एग बना, वो एग क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो एग है। अब वो एग क्या करता है, और वो जो इधर से एग बन रहा है और इधर से क्या स्पर्म आ रहा है, ये दोनों के दोनों आपस में ऐसे फ्यूज टकरा जाते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, जैसे एग है और ये स्पर्म है, स्पर्म की मुंडी टूट जाती है, स्पर्म उसके अंदर घुस जाता है। मतलब स्पर्म की मुंडी क्या है, इसके ओवरी के अंदर ऐसे घुस जाएगी, और जैसे ही इसके अंदर घुस गई, इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इससे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है। फिर जाइगोट के अंदर आगे माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद ये एम्ब्रियो में बदलता है। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, इससे छोटा छोटा वो ज्यादा सेल्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और छोटा सा फीटस बन जाता है, बच्चा बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं छोटा सा फीटस बन जाता है। अब जो फीटस बनता है, अभी मतलब फीटस मतलब बच्चा, तो अब इस बच्चे को क्या चाहिए, खाना भी तो चाहिए होगा, खाना पानी हवा ऑक्सीजन सब कुछ चाहिए इसे, क्योंकि ये एक, अब एक क्या बोलते हैं, जिंदा जान है, एक जान है, वो एक बच्चा है, तो उसे सब चाहिए। तो वो उसे कहाँ से मिलता है, उसकी माँ के ब्लड से मिलता है। माँ का जो ब्लड होता है, जैसे एक मिनट, डायग्राम होना चाहिए था, देखो, ये देखो, ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, इसमें समझो। सबसे पहले ये ओवरी होती है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। फीमेल में ये ओवरी होते हैं, इस ओवरी में क्या होते हैं, एग होते हैं, एग होते हैं इसमें। हर महीने ओवरी एक एग बनाती है। अब दो ओवरी है यहाँ पे, तो एक एग ये बना, कभी ये बनाती है, कभी ये बनाती है, एक साथ दो नहीं बनते, ठीक है। किसी कभी ये बना लेगी लेफ्ट वाली, कभी राइट वाली बना लेगी, ऐसे बनते रहते हैं। तो सपोज करते हैं कि इस वाली ओवरी ने एक एग बना दिया, ये एग बना दिया। सबसे पहले तो मेल मेल था, मेल का जो हमारा मेल का यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा से क्या आया, स्पर्म आया। जब मेल के यूरिथ्रा से स्पर्म आता है, वो स्पर्म ऐसे कहाँ पे वजाइना में घुसेगा, ऐसे 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 जाके यहाँ से यहाँ यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ तक आ गया। जब वो यहाँ तक आ गया, अब जो ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या बना, एग बना, एग बना। अब यहाँ से जो एग है, ये ऐसे, ये जो ये स्ट्रक्चर है उंगली जैसा, ये उंगली इस उंगली का काम होता है इस ओवरी से एग को खींच लेना। तो ये उंगली इस ओवरी में जो एग होगी, क्योंकि एग को खींच लेना, और एग को खींच के यहाँ पे लेके आ जाता है ये स्ट्रक्चर। और इधर से क्या आ रहा है, ये एग आ गया हमारा, इधर से क्या है, स्पर्म आ गया। ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, मिल जाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों आके मिल जाएंगे। जैसे ही ये मिल जाएंगे, धड़ाक से, ये हमारा एग है और ये हमारा स्पर्म है, इसकी मुंडी इसमें घुस जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ऐसे होता है। जैसे जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद उससे एम्ब्रियो बन जाएगा, एक तरीके से बच्चा बन जाएगा। जब वो बच्चा बन जाएगा, फीटस बन जाएगा। फीटस को फिर क्या चाहिए, खाना पानी चाहिए उसे। वो खाना पानी कहाँ से मिलेगा, उसकी मदर से मिलेगा। समझ आई कैसे हुआ, मेल की बॉडी से, सिंपल सी बात है, मेल की बॉडी थी, उससे स्पर्म आया, ऐसे चल के आया, यहाँ यहाँ पे स्पर्म पहुंच गया, इधर फीमेल की बॉडी से एग आ गया, इधर से स्पर्म आ रहा था, दोनों यहाँ पे आके मिल गए। मिलने के बाद क्या हो गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, ये इधर से एग आया, इधर से स्पर्म आया, दोनों यहाँ पे मिल गए, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन हो गया, जाइगोट बन गया। अब देखो, अब हमने कहा कि जो बच्चा है, बच्चे को खाना मिलता है, कहाँ से मिलता है, उसकी माँ से मिलता है। माँ से किसके जरिए मिलता है, प्लेसेंटा के जरिए मिलता है। ये तुम्हें क्या दिख रही है, ये पूरी की पूरी हमारी वो है, यूट्रस है ये। ठीक, तो ये बच्चा है, तुम्हें दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, ये है बच्चा। ये क्या होता है यहाँ पे, ये प्लेसेंटा, और ये है बाहर, ये पूरा का पूरा प्लेसेंटा जो मैंने रेड मार्क किया, ये। और ये है बाहर, ये बाहर है मदर की बॉडी। तो इस प्लेसेंटा के जरिए बाहर से खाना आता है, और ये बच्चा उस खाने को खाता है। ठीक है, मदर के ब्लड से खाना आ रहा है। और जब इस बच्चे, अब भाई बच्चे ने खाना खाया, बच्चा वेस्ट भी तो प्रोड्यूस करेगा, तो वेस्ट भी क्या होता है, इस प्लेसेंटा के थ्रू ही वेस्ट बाहर निकल जाता है। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चा ऑक्सीजन लेता है, खाना लेता है, पानी लेता है, जो जो सी चीज सब माँ के खून से लेता है, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू वो सारा का सारा वेस्ट, यूरिन सब कुछ निकाल देता है मदर के ब्लड में। देखा कितनी गजब की चीज नेचर ने बनाई है। तो ये होता है इस तरीके से। फिर
खाना पानी लेगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फिर क्या होगा, इसकी डिलीवरी हो जाएगी, 9 महीने के बाद पार्चुरेशन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, बस बच्चा बाहर, प्लेसेंटा भी बाहर। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। सिंपल सी बात है भैया, कुछ ना होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। देखो एक कंसेप्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहीं अब जरूरी नहीं होता कि हर महीने का एक एग निकल रहा है तो स्पर्म आएगा और उससे टकराएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर एग जो है, एग को स्पर्म नहीं मिलता, तो एग क्या करता है, एग मेंस्ट्रुअल साइकिल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे बोलते हैं, एग मेंस्ट्रुएशन करता है। अब जो एग था वो बैठा हुआ है, ठीक है, रिलीज कर दिया ओवरी ने, तो कोई स्पर्म नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस, यूट्रस क्या था हमारा, यूट्रस दिखाती हूँ मैं तुम्हें, एक मिनट, ये ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे यूट्रस है, ठीक है। इसकी जो दीवार है ना, ये जो दीवार है जो रेड रेड की है मैंने, ये बहुत सारी ब्लड वेसल से मिलके बनी हुई होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल से मिलके बनी हुई होती है। ठीक, अब यहाँ पे एग तो था, इंतजार कर रहा था, स्पर्म नहीं आया, तो जब स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, अब ये जो हमारा एग होता है ये, वेट अ मिनट एक्चुअली, फिर क्या होता है, अब वो तो इंतजार कर रहा है बेचारा, जब वो इंतजार कर रहा है अब, लेकिन स्पर्म नहीं आया, जब स्पर्म नहीं आता तो फिर एग क्या करता है, जो यूट्रस के अंदर वाली दीवार होती है उसको, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उन सबको फाड़ देता है। जैसे वो उन सबको फाड़ता है तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, फट जाएंगी, तो खून खून होगा, तो वजाइना के थ्रू खून निकलना शुरू हो जाता है। ये पूरा कंसेप्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और हर महीने क्या होता है, हर महीने फीमेल के अंदर ये साइकिल होती है। अगर क्या हुआ, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब ये साइकिल होती है। ठीक है, अब एक टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपल सा मतलब होता है कि अपने आप को कैसे HIV, एड्स, इन जैसी बीमारियों से हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बचा सकते हैं, सिंपल है। अब क्या होता है, कई बार लोगों को क्या, प्रेगनेंसी अवॉइड करनी होती है, भाई नहीं चाहिए किसी को बच्चा, तो जिसे बच्चा नहीं चाहिए वो अलग अलग तरीके के मेथड अपनाता है, जैसे कि बैरियर मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, लूप या कॉपर टी मेथड, इस तरह के। बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड में हमें अब फर्टिलाइजेशन कब नहीं होगी, बच्चा नहीं चाहिए मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देनी, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देनी मतलब स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना है, और जब स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना है तो खुद ब खुद फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रुकावट पैदा करनी पड़ेगी, उन्हें मिलने से रोकना पड़ेगा। तो उन्हें मिलने से रोकने के लिए हमारा पहला मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, पेनिस और वजाइना में, मेल्स फीमेल दोनों यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म ओवम एक साथ मतलब मिलते नहीं, उनका फ्यूजन ही नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिंपल। फिर दूसरा होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हार्मोन वाली गोलियां होती हैं, ये खाई जाती हैं, जैसे ही इनको फीमेल्स खाएंगी उनका उनकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो एग कभी निकलेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी बनेगा, ऐसे चलता रहता है। तीसरा होता है लूप या कॉपर टी मेथड। कॉपर टी मेथड में एक टी शेप का वो होती है, ट्यूब होती है, टी शेप की ट्यूब होती है, इसे क्या किया जाता है, फीमेल्स अपनी यूट्रस के अंदर डाल लेते हैं, जिसकी वजह से एग और ओवम के मिलने को रोक दिया जाता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। टी शेप की एक ट्यूब होती है। फिर अगर मैं आगे बात करूँ, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है, और ये इससे बीमारियां होने के चांसेस भी होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकते हैं। लास्ट हमारा होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है, इरिवर्सिबल मेथड होता है, मतलब एक बार अगर किसी ने मेथड करा लिया तो उसकी बॉडी में कभी भी एग और ओवम का फ्यूजन नहीं होगा, मतलब कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस मेथड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसमें मेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर भी होता है। मेल को, अगर मेल इसको कोई कराता है तो मेल के जो वास डिफरेंस की ट्यूब है जहां से स्पर्म चल के आ रहा है, उस ट्यूब को काट दिया जाता है और काट के वहां पे सील देते हैं। जब वो ट्यूब कट के सिल गई तो स्पर्म तो बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि स्पर्म वास डिफरेंस से ही तो चल के आ रहा था और हमने वास डिफरेंस को ही काट दिया। ठीक है, जिस पुल से वो चल के आ रहा था हमने वो पुल ही तोड़ दिया, तो वो आगे चल के जा ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा, जब कभी भी आगे चल गया वो नहीं जा सकता, तो ये मेल के अंदर होता है जिसमें वास डिफरेंस को काटते हैं। फीमेल के अंदर क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, काट के और वहां पे वो टाका लगा देते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब से ही तो ऐसे एग होके जा रहा था, अब फेलोपियन ट्यूब में से जब एग जा रहा था, फेलोपियन ट्यूब हमने उस ट्यूब को ही काट दिया तो एग नहीं जा पाएगा, उसका रास्ता रुक गया, दोनों के रास्ते रुक गए, तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ना तो एग पहुंच पाने का, ना स्पर्म पहुंच पाने का, कुछ नहीं होने वाला, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है,
फिर आगे क्या होता है कि आजकल फीमेल फोर्टिसाइड्स के केस बहुत ज्यादा चल रहे हैं जो बहुत ज्यादा इलीगल है। इसमें क्या करते हैं लोग, पहले से पहले टेस्ट करा लेते हैं ये पता करने की कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की होती है उसे गिरवा देते हैं, मतलब अबॉर्शन करा देते हैं। ये बहुत ही गलत होता है और ये हमारी सरकार ने इसे पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। तो कोशिश है कि कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट, मतलब कि ना करे। ये इलीगल मेथड है, ठीक है, इट्स नॉट एथिकल। ठीक समझे? तो ये था हमारा भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप तुम्हें रिप्रोडक्शन समझ आ गया होगा पूरा। मैंने पूरा पढ़ा है, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना पढ़ा है। बाकी क्वेश्चंस लगा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वन शॉट देखते हैं किस चैप्टर का बनाना है। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए।